Hello dear students, myself Kanchan Ram Singhani, I am from Maharaja Agrasen इंटरनेशनल कॉलेज। इस वीडियो में मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाली हूँ। यह जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम, बीबीए और एमकॉम इन सभी क्लासेस के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग मेथड है जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसके थ्रू मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने, फोरकास्टिंग करने, कंट्रोल करने, इन सब में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है। फंड फ्लो एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न. Under this technique, we find out the amount of change in funds of a firm between two different points of time. फंड फ्लो एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें हम मैनेजमेंट के लिए जितना भी फंड इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, मतलब जितना भी फंड फर्म में आता है और जितना भी फंड फर्म से जाता है, उन सब का ओवरऑल कैलकुलेशन होता है। साथ ही साथ इसमें दो डिफरेंट टाइम के फंड्स का भी कैलकुलेशन हो पाता है। सपोज़ एक एग्जांपल कि 2017 में फर्म का फ़ंड कितना था और 2018 में फर्म का फ़ंड कितना है, इन दोनों का भी कैलकुलेशन और जो भी चेंजेस होता है वो इजीली फंड फ्लो एनालिसिस के थ्रू कैलकुलेट हो जाता है। जो फंड फ्लो एनालिसिस है, इसके थ्रू फंड में जितना भी चेंजेस आ रहा है और उस चेंजेस आने के जो रीज़न्स हैं कि ये चेंजेस करेंट एसेट या करेंट लाइबिलिटी के कारण आ रहा है या लॉन्ग टर्म एसेट्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के कारण आ रहा है, ओवरऑल फंड में आने वाले चेंजेस को भी ईजिली जो भी मैनेजमेंट है वो फाइंड कर सकता है। तो इस तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरीके के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या किया जाता है, दो कंटिन्यूस टाइम के अलग अलग जो वर्किंग कैपिटल है, दैट मीन्स करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस होता है वर्किंग कैपिटल, उसका कैलकुलेशन होता है, जिसके थ्रू समझ आ जाता है कि करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ में दोनों ईयर के में कितना डिफरेंस था। और पर्टिकुलर आप पर ईयर का भी आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि करेंट एसेट्स ज़्यादा थी या करेंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा थी। सेकेंड जो बनाया जाता है वो ये रहता है शेड्यूल ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, या जिसको फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है। इसमें जितने भी ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं, ऑपरेटिंग जितने भी खर्चे और इनकम होती है, उन सब का कैलकुलेशन इसमें आसानी से दिखाया जाता है। थर्ड आपका होता है स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो। इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सोर्सेस ऑफ फंड, सेकंड पार्ट होता है यूजेस ऑफ फंड। तो जो फर्स्ट पार्ट है सोर्सेस ऑफ फंड, उसमें जितनी भी लॉन्ग टर्म एसेट्स को सेल करने से जितनी भी मनी अर्निंग होती है या शेयर इशू करने से, मतलब जो भी सोर्सेस ऐसे हैं जिनसे हमारे पास फंड जनरेट हो रहा है, उनको लिखा जाता है। और सेकंड कॉलम में जितने भी ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ पर, या ऐसे ट्रांजैक्शन है जहाँ पर फंड खर्च हो रहा है, उसको लिखा जाता है। तो ओवरऑल ये जो होता है ये फंड फ्लो होता है, जिसके थ्रू एक मैनेजमेंट को कितना भी फंड इनफ्लो हो रहा है, कितना भी फंड आउटफ्लो हो रहा है, उसकी नॉलेज ईजिली मिल जाती है, ताकि वो एनालिसिस कर सके कि किस साल फंड का इनफ्लो या आउटफ्लो ज़्यादा था। अब इसके बाद हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की यहाँ पर मीनिंग को रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू फुल्क, a statement of sources and application of funds is a technical device designed to analyze the changes in the financial condition of a business enterprise between 2 dates। जैसे मैंने पहले ही बताया कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू हमको 2 अलग अलग डेट्स या 2 अलग अलग ईयर्स का फंड फ्लो पता चलता है कि इस साल कितनी वर्किंग कैपिटल थी या इस साल फंड का फ्लो आउटफ्लो कितना था, और सेकेंड ईयर में भी फंड का फ्लो कितना था और
उसका सोर्सेस क्या क्या थे फ़ंड के, फ़ंड कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, और इस तरीके से जो भी फ़ंड में चेंजेस आ रहा है वो सारा कैलकुलेशन हमको फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाता है। साथ ही साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके भी रीज़न्स को ईज़िली मैनेजमेंट यहाँ पर एनालिसिस कर सकता है, इसके लिए वो फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट को यूज़ करता है। फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट को ओवरऑल हम 2 और वर्ड्स में इलेबरेट करके इसकी मीनिंग को और इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डिस्क्राइब करूँगी मीनिंग ऑफ फंड। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फंड? द टर्म फंड्स यूज्ड टू कन्वे अ वैरायटी ऑफ मीनिंग्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फंड होता है उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अलग अलग मीनिंग ली जाती है। अगर हम नैरो सेंस में इसकी बात करें तो सिर्फ इसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट जितना भी रहता है उसको ही हम फंड में कैलकुलेट करते हैं। पर अगर हम इसकी ब्रॉडर सेंस में इसकी मीनिंग लें तो जितने भी ऐसे सोर्सेज जिससे मनी आ रही है, जिससे जितना भी फाइनेंस कवर हो रहा है, ओवरऑल सारे सोर्सेज को फंड में कैलकुलेट किया जाता है। पर अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए बात करें तो फंड की मीनिंग होती है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल की मीनिंग है जितना भी करेंट एसेट्स करेंट लाइबिलिटी से जितनी भी ज़्यादा है, करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी का जितना भी डिफरेंस है वो होता है नेट वर्किंग कैपिटल। तो ओवरऑल जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फंड की मीनिंग लेते हैं वो होती है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स फंड इज इक्वल टू टोटल करेंट एसेट्स माइनस टोटल करेंट लाइबिलिटीज़। सारी करेंट एसेट्स का टोटल लगा लिया जाता है, देन उसमें से सारे टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाता है। तो जो डिफरेंस यहाँ पर बचता है वो होता है नेट वर्किंग कैपिटल, और इसी नेट वर्किंग कैपिटल को मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फंड एज अ फंड कैलकुलेट करते हैं। तो आप सभी करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ तो जानते ही होंगे। तो जितने भी टोटल करेंट एसेट्स में से टोटल करेंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दीजिए तो जो बैलेंस बचेगा वो होगा नेट वर्किंग कैपिटल, वही हमारा फंड है। अब हम इसके बाद फ्लो की मीनिंग समझते हैं। द टर्म फ्लो मीन्स मूवमेंट एंड इन दिस सेंस इट इंक्लूड्स बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। जो फ्लो का मतलब होता है वो होता है फंड के मूवमेंट से, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे वो आउटफ्लो हो। मतलब हमारे पास एंटरप्राइज में फंड आए या किसी भी पर्पस से किसी भी यूजेज से फंड जाए। इस तरीके से फंड फ्लो का मतलब हुआ चेंज इन फंड्स और चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अगर हम इसको नैरो सेंस में रेट करते हैं तो ये था कि कैश और कैश से रिलेटेड जो होता है वही फंड होता है। अगर हम इसको ब्रॉडर मतलब में समझे तो ये था कि किसी भी तरीके से फंड आए या फंड जाए तो वो फंड होता है। और अगर हम इसको मैनेजमेंट अकाउंट के पर्पस से समझे तो वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस होता है, मतलब जो करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस होता है वो वर्किंग कैपिटल का चेंज होता है। इस तरीके से जो फंड फ्लो है वो है चेंज इन फंड और चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब हम इसके बाद रूल्स को समझते हैं कि कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम फंड फ्लो में फ्लो ऑफ फंड मानते हैं या नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनकी एंट्री हम फंड फ्लो में नहीं करते। इसके लिए हम इसके रूल्स को रीड करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट फ्लो ऑफ फंड्स ऑकर्स इन अ ट्रांजैक्शन only when one side of it is related with working capital and the other side with non-working capital। मतलब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसका एक साइड वर्किंग कैपिटल से रिलेट करता हो, मतलब वो या तो करेंट एसेट से रिलेट करता हो या करेंट लाइबिलिटीज से रिलेट करता हो, और दूसरा जो साइड है वो नॉन करेंट एसेट्स या नॉन करेंट लाइबिलिटी से रिलेट करता हो, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से रिलेट करता हो। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम फंड फ्लो ट्रांजैक्शन समझते हैं। अगर इस तरीके के रूल को फॉलो नहीं करता कोई भी ट्रांजैक्शन तो वो फंड फ्लो ट्रांजैक्शन नहीं होता है। इसको और आगे डिटेल से समझते हैं। First, if any transaction is affecting current assets, conversion of one current assets, it will not be flow of fund। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे सिर्फ करेंट एसेट्स ही इफ़ेक्ट करती हैं तो ऐसा ट्रांजैक्शन फंड फ्लो ट्रांजैक्शन नहीं होता। जैसे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स।
कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में एक साइड कैश का इफेक्ट करेगा और एक साइड डेटर्स का। कैश और डेटर्स दोनों ही करेंट एसेट्स होती है, इसीलिए हम इसको फंड फ्लो में नहीं लेंगे। सेकेंड, इफ़ एनी ट्रांजेक्शन इज अफेक्टिंग करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटी साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम डायरेक्शन देन इट इज़ ऑल्सो नॉट अ फ्लो ऑफ फंड। अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिससे करेंट एसेट्स इम्पैक्ट करती है और करेंट लाइबिलिटी भी, तो ये भी फंड फ्लो नहीं होगा। इसका एक साइड या तो करेंट एसेट्स या करेंट लाइबिलिटी होना चाहिए और दूसरा साइड लॉन्ग टर्म एसेट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होना चाहिए, तभी ये फंड फ्लो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जैसे हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो एक साइड कैश मतलब करेंट एसेट्स इम्पैक्ट कर रहा, दूसरे साइड क्रेडिटर्स मतलब करेंट लाइबिलिटी यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये भी फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं होगा। इफ़ एनी ट्रांजेक्शन इज़ अफेक्टिंग ओनली नॉन करेंट आइटम्स, जैसे अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है जिससे सिर्फ नॉन करेंट आइटम ही इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे या तो फिक्स्ड एसेट है या तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो इसको भी हम फंड फ्लो नहीं मानेंगे। जैसे एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, अगर हम डिबेंचर को किस में भी कन्वर्ट करते हैं तो इम्पैक्ट यही होगा कि डिबेंचर ही कन्वर्ट होंगे। अगर हम उसको फंड फ्लो फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए इशू करते हैं तो फिक्स्ड एसेट भी क्या होती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है, तो डिबेंचर यहाँ पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है और जो फिक्स्ड एसेट है वो भी लॉन्ग टर्म एसेट में कैलकुलेट होगा। तो नॉन वर्किंग कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म एसेट जहाँ भी आती हैं तो वहाँ पर भी ये फंड फ्लो ट्रांजैक्शन नहीं होता है। If any transaction affects any current item, current assets or current liability on the one hand and any non-current item, fixed assets or capital or long-term liability on the other hand, then it is a case of flow of funds or changes in working capital। जैसे अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसका एक साइड वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी को इम्पैक्ट करता है और जो दूसरा साइड है वो नॉन वर्किंग कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स या कैपिटल या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को यहाँ पर इम्पैक्ट करता है, तो ये फंड फ्लो ट्रांजैक्शन होगा। मतलब ट्रांजैक्शन के दोनों साइड अलग अलग नेचर को, मतलब एक साइड वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा और दूसरा साइड नॉन वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा, तो ये यहाँ पर फंड फ्लो माना जाएगा। इट इज़ क्लियर। मतलब अगर मैं इसको शॉर्टकट में समझाना चाहूँ तो अगर कोई ट्रांजैक्शन जिसमें करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी एक दूसरे को इम्पैक्ट करें तो ये फंड फ्लो नहीं होगा। दूसरा, अगर नॉन करेंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रही हैं एक ही ट्रांजैक्शन में, तो ये भी फंड फ्लो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तीसरा, अगर इसमें एक साइड वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट्स या करेंट लाइबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा और दूसरा जो साइड है वो नॉन करेंट एसेट्स या नॉन वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म एसेट्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या कैपिटल को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन फंड फ्लो माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कैश परचेस ऑफ मशीन, जब भी हम एक मशीन को परचेस करेंगे कैश, तो यहाँ पर हम सामने वाले को कैश पे करेंगे और हमको मशीन मिलेगी। मींस हमारे यहाँ से करेंट एसेट्स इम्पैक्ट कर रही है, कैश है जो कि, और हमको मशीन मिल रही है, मशीन होती है फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ से दो अलग अलग नेचर के साइड इम्पैक्ट हो रहे हैं, एक है वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट्स इम्पैक्ट हो रही है और दूसरा साइड है नॉन वर्किंग कैपिटल मतलब मशीन इम्पैक्ट हो रही है। मतलब ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों साइड्स एक ट्रांजैक्शन में इंक्लूड है, तो इसको हम फंड फ्लो मानेंगे। अगर मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक करेंट एसेट्स है, ये करेंट एसेट्स अगर फिक्स्ड और नॉन करेंट एसेट्स के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करती है तो ये क्या होगा, फंड फ्लो होगा। उसी तरीके से अगर करेंट लाइबिलिटीज़ का फिक्स्ड और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के साथ कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ये भी फंड फ्लो ट्रांजैक्शन होगा। अगर करेंट एसेट्स का फिक्स्ड और नॉन करेंट लाइबिलिटी के साथ कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ये भी फंड फ्लो स्टेटमेंट होगा। अगर फिक्स्ड एसेट का और
करेंट लायबिलिटी का कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ये भी फंड फ्लो ट्रांजैक्शन होगा। पर अगर करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ये फंड फ्लो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। उसी तरीके से अगर फिक्स्ड और नॉन करेंट एसेट्स का ट्रांजैक्शन अगर फिक्स्ड और नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के साथ हो रहा है तो ये भी फ़ंड फ्लो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अगर हम फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको ऐसे ट्रांजैक्शन की कौन कौन से फ़ंड फ्लो ट्रांजैक्शन है कि नहीं ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसी टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट हमको सॉल्व करने में बहुत मुश्किल जाएगी। आगे के मैं वीडियोज़ में आपको फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट के इम्पॉर्टेंस, लिमिटेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। थैंक यू।